30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आज 30 दिसंबर है। हर साल जब ये 30 दिसंबर की तारीख आती है तो कुछ भावनाएं इस दिल में उठने लगती हैं, वो लम्हे याद आने लगते हैं। जो आंखों में सपने संजोए थे वो एक बार फिर से आंखों के सामने दिखने लगते हैं कि मुझे 30 दिसंबर तक का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे किसी भी चौराहे पर बुला लेना, जवाब मांग लेना। ये कथन किसके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। इन कथन के बाद, इस भाषण के बाद, इस कमिटमेंट के बाद पता नहीं कितने दिसंबर चले गए, लेकिन अच्छे दिन और जवाबदेही के नाम पर यह सरकार सिर्फ ठेंगा दिखाती गई। अच्छे दिन ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के आ गए, लेकिन इस देश की जनता आज भी फटीचर हालात में जी रही है। उसकी दिनचर्या दिन बर दिन बदतर होती जा रही है। मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आज इस ऐतिहासिक तारीख पर आप फिर से सुन लीजिए। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब किसी भी चौराहे पर आकर जवाब देंगे? चौराहे पर आकर जवाब देने की बात तो छोड़िए, इस देश की जनता को सड़क पर ला दिया गया है। वो गुजारिश कर रही है, फटी हाल स्थिति में जो है उसके लिए सिर्फ ये चाहती है कि एटलीस्ट हमारी ये दशा है, इसको अपनी नज़रों में तो डालो, हम किस हालात में जी रहे हैं। खिलाड़ी, बेरोज़गार युवा, महिलाएं, किस किस के ऊपर कितना कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन जवाबदेही के नाम पर पिछले समय जो प्रधानमंत्री खुद चौराहे पर आने के लिए तैयार थे, आज वो बुलाने के बाद भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, देश की जनता के एक सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। स्थिति ये आ गई है कि इस देश की ज़्यादा से ज़्यादा, लगभग 90% से ज़्यादा जनसंख्या की जेब फटी हुई है। कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही पैसा इकट्ठा होता जा रहा है, वही अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। इस देश की जनता को मजदूर बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हर संसाधनों पर चुनिंदा उद्योगपति और कुछ संस्थाएं ही कब्जा करके बैठी हैं। मैं चाहूँगा कि कितना विकास इस देश में हुआ है, इस देश का हुआ है, कितना विकास भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, ये जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके मुख से ही सुन लीजिए। तो मैं आज आप सबसे यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर जिले में एक भव्य कार्यालय भारतीय जनता पार्टी बनाने का लक्ष्य लेकर के चली है। 500 कार्यालय बन गए, 108 कार्यालयों का काम चला है, 123 कार्यालयों के लिए जमीन ले ली गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये है असल भारत की नई तस्वीर। याद कीजिए 2013 और 2014 की सरगर्मियों को। दिल्ली में बैठे थे अन्ना हजारे जी, देश को नए नए सपने दिखाए जा रहे थे, सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर तमाम इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। उस समय पर जो जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और जो जो नए सपने दिखाए जा रहे थे वो तमाम मीडिया में दिखाया गया। उस समय पर लोकतंत्र का बोलबाला था, मीडिया बोल सकती थी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ भी, इसलिए वो चीज़ें हमारे आंखों के आगे पहुंची। काफ़ी लोगों ने भ्रष्टाचार भगाने के आंदोलन में अपनी सहमति जताई, उसमें शामिल हुए। देश की जनता सड़क पर भी उतर कर आई। उससे एक केजरीवाल निकला, एक मोदी जी निकले। मोदी जी ने केंद्र में सत्ता बनाई, केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बना ली। उसके बाद मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए थे, एक एक करके उनसे सबसे मुकरते गए। जो जो बड़ी योजनाएं लाएगी, देश की जनता को लाइन में लगाया गया। उसके मुख्य पृष्ठ पर आपको दिखाने के लिए कुछ और था, लेकिन इनकी मंशा कुछ और थी। देश की जनता का सारा पैसा बैंक अकाउंट में डलवाया गया। उस पैसे का कहाँ, कैसे और अब तक किस तरह से इस्तेमाल होता आ रहा है, किस पाइपलाइन के थ्रू वो पैसा गुजरता है, सबको पता होगा।
कितना काला धन वापस आ गया ये भी आपको बखूबी पता है, कितने अच्छे दिन आ गए ये भी आपको बखूबी पता है, पेट्रोल डीजल 30-35 रुपये लीटर मिल रहा है ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है, सस्ता गैस सिलेंडर सिर पर रखती थी स्मृति ईरानी जी, वो आज बहुत सस्ता मिल रहा है, आप सबको इसका पता ही होगा। और क्या क्या सस्ता मिल रहा है, लाइफ किस तरह से स्मूथ हो गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ एक फ़ोन कॉल पर घर में डिलीवरी हो जाता है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, इतना अच्छा नया भारत हो गया है। किसके लिए? सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, देश की जनता के लिए नहीं। देश की जनता की जेब पूरी तरीके से फट चुकी है, सेविंग के नाम पर, बचत के नाम पर उनके पास ठेंगा है, ठेंगा। सुबह से लेकर शाम तक एक घर का खर्चा एक कागज़ पेन पर लेकर उसके ऊपर लिखते जाओ और देखते जाओ 2014 से पहले उनके क्या प्राइस थे और अब क्या प्राइस हैं, पहले क्या बचत थी अब कितनी बचत है। किसानों की आय दुगनी हो गई, 750 से ज़्यादा किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एमएसपी कानून बनाने का वादा किया गया था, मांगे मानने का वादा किया गया था, केस वापस लेने का वादा किया गया था, इनमें से कुछ नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी बन गई भाई साहब, स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी, लेकिन हवा फूंक मारकर जो सीटी बजाते हैं ना वह ज़रूर इनकी स्मार्ट बनी गई है। इनकी सीटी जब बजती है तो सब के सब लाइन में लग जाते हैं जब ऊपर से ऑर्डर का आदेश आता है। एक बहुत बड़ा तानाशाही तरीके से शिकंजा कसना होता है, एक आदेश आता है, एक ऊपर से जो सीटी बजती है ना वो नीचे वाले सबको लंबा कर देती है। उसमें देश की जनता को किस तरीके से निचोड़ना है, सब के सब उसी प्रकरण में आगे बढ़ने लगते हैं। जुमले इतने इतने फेंके गए थे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आ गया भाई साहब, कहाँ है काला धन भाई साहब? मोदी जी कहते थे कि इतना पैसा आएगा 15-15 लाख तो सबके खाते में चले जाएंगे। इन्हीं के ऊपर आज इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं इनसे पूछने की कि ये पैसे कहाँ से आए। इसी सरकार ने कोर्ट में जाकर कह दिया है कि प्रधानमंत्री फंड में जो पैसा है वो हम नहीं बताएंगे कि कहाँ से आया है, किसने कितना डोनेशन दिया है। अडानी को बचाने के लिए इन लोगों ने राहुल गांधी को संसद से खदेड़ दिया, विपक्ष के तमाम सांसदों को खदेड़ दिया। इनको लगा कि जो लोग संसद भवन में कूदे थे उनकी असल मंशा क्या थी, वो बेरोजगार थे, पीड़ित थे, इस सरकार की नीतियों के चलते वो मुख्य पृष्ठ पर आएंगे, इसलिए इनकी असल मंशा उजागर न हो जाए उनको देखते हुए और देश की जनता आगे उठकर भारतीय जनता पार्टी से जवाब न मांगने लगी, इसलिए पूरे विपक्ष को ही बाहर कर दिया और अपने अनुसार चुनाव को जिस तरह से मंडना होता है क्लोज मार्जिन वाली सीट को, उसका प्रकरण भी पूरा कर लिया गया। सीजीआई को चुनाव आयुक्त जो नियुक्त करने की कमेटी बनाई गई थी, उसमें प्रधानमंत्री भी होंगे, लीडर अपोजिशन भी होंगे, सीजीआई भी होंगे, उससे सीजीआई को हटा दिया। इसकी क्या ज़रूरत थी, भारतीय जनता पार्टी ही जाने, देश की जनता इस पर भी चुप बैठी हुई है। रोजगार मांगा जाता है तो धर्म का चश्मा पढ़ाया जाता है। इनकी संस्थाएं कोई गोरक्षा के नाम से चल रही हैं, कोई बजरंग दल के नाम से चल रही हैं, कोई संघ के नाम से चल रही हैं, कोई विश्व हिंदू परिषद, कोई हिंदू रक्षा दल, अनेकों संस्थाएं समाज में चल रही हैं जो रोज़गार मांगने वालों को कहती है कि पहले धर्म बचा लो, अगर धर्म बच गया तो सब कुछ बच जाएगा। इसलिए पिछले 10 साल से लोगों के मुंह पर टेप बांधी जा रही है, उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि धर्म पहले ये बचाओ। और पता नहीं इनकी सरकार होने के बाद भी धर्म किस तरह से बार बार खतरे में आ रहा है। बुलेट ट्रेन चल गई, बुलेट ट्रेन तो नहीं चली, लेकिन वंदे भारत की झंडी जगह जगह जाकर दिखा रहे हैं। इस देश की जनता की औकात नहीं कि वंदे भारत में ट्रैवल कर सके, उसका किराया भर सके। भेड़ बकरियों की तरह जनरल क्लास में, स्लीपर क्लास में जनता भरी रहती है। त्यौहार पर देख लीजिए किस तरह से प्रकरण इस देश की रेलवे का होता है और हर 3-4 महीने में इस देश की ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार होती रहती है। अगर बदलना था तो इन ट्रेनों को बदलना था, इनकी कैपेसिटी बढ़ानी थी, जनरल बोगी की संख्या बढ़ानी थी। इस देश की जनता की जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से आप फैसिलिटी कीजिएगा, वो होता है चहुमुखी विकास। दिखाने के लिए झंडा वंदे भारत का आपने दिखा दिया, कुछ बोगी जोड़ जोड़ कर ज़्यादा से ज़्यादा रूट पर चलाने के लिए दिखाया जा रहा है, लेकिन उनमें चलने योग्य कितनी जनता है उसका आकलन आपने कभी नहीं किया है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेल्फी पॉइंट लगाई जा रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें आज के भारत की हकीकत को बयां करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि भाजपा के द्वारा दिखाया गया भारत, गोदी मीडिया के द्वारा दिखाया गया भारत सेल्फी पॉइंट में है और असल भारत कंबल ओढ़कर साइड में लेटा हुआ है। इस देश की जनता की स्थिति यही है। 2 पैसे कहाँ पर बच सकता है उसके लिए टूट पड़ते हैं लोग,
क्यों? क्योंकि जेब फटी हुई है भाई साहब, चारों तरफ महंगाई ने जकड़ रखा है, रोज़गार इस देश की जनता के पास नहीं, बचत का कोई साधन नहीं है। आवाज़ उठाते हैं तो ऊपर से थप्पड़ खींच कर मारा जाता है, ऊपर से टैग देशद्रोही का, पत्थरबाजी का, विरोध कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं तो विकास विरोधी का टैग उसके ऊपर आराम से चिपका दिया जाएगा, बदनाम कर दिया जाएगा। चाहे आप महिला हो, खिलाड़ी हो, आप बिल्किस बानो हो, बेरोज़गार हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपके साथ वो हसर होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बार बार ये प्रकरण समझ में आता है 30 दिसंबर की तारीख जब आती है कि जो व्यक्ति चौराहे पर आने के लिए तैयार था वो अब कहाँ चला गया है। देश की जनता सवालों के जवाब ढूंढ रही है। जो वादे किए थे वो आप नहीं निभा पाए, लेकिन इस देश की जनता के सामने तो आइए। प्रधानमंत्री जी, भाग क्यों रहे हैं आप? क्या राम मंदिर से इस देश की जनता का पेट भर जाएगा? 24 घंटे में राम नाम करूंगा, भजन भजूंगा, क्या मेरे को कोई ऐसे ही घर पर आकर खाना दे जाएगा? मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा ऐसे ही? भूखे पेट भजन नहीं होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपके भारत और असल भारत में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। इस देश की गोदी मीडिया ने इस देश के लोकतंत्र का सत्यानाश कर दिया है। ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो बिकने वाले को खरीद लेते हैं, लेकिन आश्चर्य 2014 के बाद बिकने वाली लाइन थी वो लगातार लंबी 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 होती गई। इसमें कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने अपना ज़मीर नहीं बेचा, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन से लेकर ज़मीर बेच दी है। लाइन में लगे हुए, अपनी जेब, उनकी जेब भरी होनी चाहिए। इसलिए इस देश का कितना ही बड़ा नुकसान हो जाओ, सदियों तक इस देश के ऊपर धब्बा बेशक से लग जाओ, लेकिन बिकाऊ लोग आज भी बड़ी संख्या में फर्जी राष्ट्रवादी और फर्जी हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं। गोदी मीडिया के रूप में हमें दिखाया जाता है कि नया भारत ऐसा है, गोदी मीडिया के रूप में दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के लिए विजन ऐसा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र ये देश बन जाएगा। गोदी मीडिया की क्या हालत है, एक इंसिडेंट से, रिसेंट की इंसिडेंट भी दिखाना चाहूँगा। आज तक पर ब्लैक एंड वाइट नाम से शो आता है तिहाड़ी चौधरी का, आपको सबको पता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया टुडे को दिया गया एक इंटरव्यू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और आज तक सबसे बड़ा चैनल है। कितना गोदी मीडिया वाला है, कितना निष्पक्ष है, वो आप सबको पता ही होगा। इंटरव्यू दिया है भाई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सबसे लोकप्रिय नेता। आपकी स्क्रीन पर देखिए कितने लोगों ने देखा इनका ये इंटरव्यू, 2,27,000 लोगों ने। अरे करोड़ों में तो इनके भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। तो देश की जनता को छोड़िए, इनके कार्यकर्ता ही मोदी जी के इंटरव्यू को नहीं देख रहे हैं। ये हालत इस देश की गोदी मीडिया की हो गई है। कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने निष्पक्ष जनता के मुद्दों के ऊपर शो किए, उनको कितने लोगों ने देखा? रवीश कुमार ने हीरे के बाजार दिखाया था, सिर्फ आम चीज़, 5,30,000 लोगों ने देखा। स्क्रीन पर देखिए, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने इंडिया और मोदी प्लान के ऊपर डिस्कस किया था, 5,54,000 लोगों ने देखा। ईवीएम पर जिक्र किया था अभिषेक शर्मा ने, 3,93,000। यानी कि गोदी मीडिया वो दिखा रहा है जो देश की जनता को नहीं पसंद, जो जनता देखना नहीं चाहते। कसीदे पढ़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में। देश की जनता नहीं चाहती कि फिर से वो जुमलों और झूठ की इस आड़ में एक ऐसे व्यक्ति के जाल में फंसे जो बुरी तरीके से झांसाराम निकले। 2024 का चुनाव बहुत ही निर्णायक होने वाला है। ये सरकार कुर्सी पर काबिज इसीलिए है क्योंकि विपक्ष की अपनी जमीन नहीं। ईवीएम की धांधली कितनी हो सकती है? इतनी नहीं हो सकती कि जनता से, सारी जनता से आवाज़ उठ रही है कि हमें ये नहीं चाहिए, फिर भी ईवीएम में धांधली करके सरकार बन सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है? क्या पंजाब में बीजेपी की सरकार बन सकती है? दक्षिण भारत में कई ऐसे राज्य हैं वहाँ बीजेपी की सरकार बन सकती है ईवीएम से? नहीं बन सकती। देश की जनता सड़क पर आ जाएगी, तुरंत इनको उखाड़ फेंकेगी। जहाँ क्लोज मार्जिन होता है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रकरण ईवीएम का खेला कर सकती है। ऐसे सोशल मीडिया पर समीकरण निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष अपने आप में बदलाव नहीं कर रहा है, समय के साथ
तो समय ही विपक्ष को बार बार नज़रअंदाज करता जा रहा है। ये आज के वक्त की सच्चाई है। देश की जनता नहीं हारती, खुद विपक्ष इस देश की जनता को हरवाता है। समय के अनुसार बदलाव बहुत बड़ी चीज़ है। नए ब्लड को लेकर आइए, नए नए नेतृत्व को लेकर आइए। मोदी को हराने के लिए मोदी जैसे व्यक्तित्व का नेता ढूंढ कर लाइए। मोदी जहां पर रैली करते हैं वहां पर कितनी सीट आती हैं, राहुल गांधी जहां पर रैली करता है वहां पर कितनी सीट आती हैं, प्रियंका गांधी करती है वहां पर कितनी सीट आती हैं, उन सब चीज़ों का आकलन होना चाहिए। नए नए चेहरे होने चाहिए जिससे देश को लगे कि हाँ, ये ऊर्जावान व्यक्ति हमें एक नए मुकाम तक लेकर जा सकता है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से तमाम राज्यों में चुनाव जीत रही है और जो वादे करती है उनको निभाती आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी वादे करती है वो जुमले साबित होते आ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रकरण है। विश्वास देश की जनता का कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो कुंडली मारकर बैठे हैं राज्यों में लोग कि जब भी चुनाव होगा कांग्रेस की पार्टी की तरफ से तो यही उम्मीदवार होगा, इसी को सांसद बनना है, इसी को विधायक बनना है, ये बदलाव की आंधी के आगे, भारतीय जनता पार्टी के आगे ये ढसोकले साबित हो जाते हैं। देश की जनता चाहती है कि राजनीति किसी एक की बपोती बनकर न रहे, एक किसी परिवार की बपोती बनकर न रहे। आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा, और वहीं विपक्ष का देख लीजिए। विपक्ष कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी पहली बार बने हुए विधायक को भी मुख्यमंत्री बना रही है। तो आप सोच लीजिए नेतृत्व का कितना खेला ऊपर से हो रहा है। ये बदलाव बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। अगर इसी प्रकरण में विपक्ष भी आगे बढ़ता है तो 2024 के चुनाव में प्रकरण देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जनता जो त्राहिमाम कर रही है, ये त्राहिमाम सत्ताधारी पार्टी करती हुई दिखेगी जिस दिन 2024 के चुनाव के नतीजे आएंगे। आपका विचार क्या है? 30 दिसंबर के इस महान उपलक्ष्य में कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। हम देखेंगे, अपने भी विचार साझा करेंगे। नमस्कार।